चलिए आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। ग्लाइको वर्ड आया ग्लूकोज से, किससे? ग्लूकोज से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो क्या करने वाले इसमें? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाले। अच्छा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों करेंगे? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इसलिए करेंगे क्योंकि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें क्या है, फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी स्टोर हुई है वो इनके बॉन्ड में प्रेजेंट है। तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी सेल को मिले। इसलिए हर सेल क्या करती है, हर लिविंग बॉडी में ये प्रोसेस चल रही होती है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा होता है कि एनर्जी बाहर निकालनी है। तो यार देखो क्या होता है ये प्रोसेस। पहली बात तो होती कहां पे है और कैसे होती है उनकी थोड़ी सी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि ये यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो सेल में प्रोसेस होती है उसको अपन किस तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, अपनी बॉडी में बहुत सारी सेल है, ऐसे मैंने एक सेल बनाई। उस सेल में क्या होगा, इस सेल में एक प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो पहले साइटोलॉजी से पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी करना, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं साइटोलॉजी। साइटो यानी सेल होता है, लॉजी यानी स्टडी करना, तो सेल का स्टडी करना साइटोलॉजी। मैं यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कुछ नहीं होता यार, वाटर में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। वाटर में प्रोटीन के पैचेज मिक्स होते हैं, वाटर में फैट मिक्स होती है, ग्लूकोज मिक्स होता है, आयंस, मिनरल्स, इन सब का कंपोजिशन क्या होता है, वाटर में मिक्सिंग से प्लाज्मा बन जाता है। तो प्लाज्मा प्रेजेंट है सेल में, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये सेल में एक साइटोप्लाज्म भरा हुआ, ठीक है। अब देखो सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ और इस सेल में देखो यहां पे आया है डाइजेस्टिव सिस्टम से, यहां पे आया है ग्लूकोज। क्या आया है? ग्लूकोज आया है। तो ग्लूकोज के साथ में ये सेल क्या करती है? देखो, सभी सेल को ग्लूकोज से एनर्जी निकालना किस तरीके से भाता है, सुनो। ग्लूकोज क्या करता है यार, इसमें सेल में एक प्रोसेस से निकलता है और यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिनके बारे में अपन एक एक करके जानने वाले हैं। यहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शन होती है। कितनी स्टेप? 10 स्टेप रिएक्शन इसमें चलती है साइटोप्लाज्म में। तो ये है साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। इससे क्या बनता है? इससे बनता है पायरुवेट एसिड। क्या बनता है? फाइनल प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट या फिर पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड बनता है। उसके बाद में देखो, अभी तक मैंने ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इस पायरुवेट एसिड का क्या होगा ये डिसाइड करेगा सेल में ऑक्सीजन है या नहीं है। मतलब ऑक्सीजन इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि पायरुवेट एसिड के साथ में आगे जाके क्या होने वाला है। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। सेल के बाकी में सेल ऑर्गेनेल नहीं बना रहा हूं, एक ऑर्गेनेल यहां पे बना रहा हूं। और ऐसा ऑर्गेनेल अगर आपने देखा है तो आप मुझे बता दोगे कि ये ऑर्गेनेल है यार माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना रहा हूं मैं? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे सेल में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे मतलब मैं सिंपल सी मीनिंग ये बताता हूँ कि यहाँ पे बनती है एटीपी। क्या बनता है यार यहाँ पे? एटीपी मतलब एनर्जी। यहाँ पे फाइनली इस ग्लूकोज से जितनी भी एनर्जी मिलने वाली है वो फाइनली यहाँ पे निकली जाती है। इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकालता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो कैसे निकाल देखना। इस पायरुवेट एसिड का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? इस पायरुवेट एसिड का फ्यूचर डिसाइड करेगा ऑक्सीजन। मैं बोलता हूं अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने वाला है। अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो किधर जाएगा पायरुवेट एसिड? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर मैं बोलता हूं कि यार अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होने वाला है? तो मैं एक जगह लिख रहा हूं ऑक्सीजन एब्सेंट और एक जगह लिख रहा हूं ऑक्सीजन प्रेजेंट। इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जा रहा है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होता होगा? ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब जैसे एक बेटा जी अपने पास में ग्लूकोज का कोई भी पैचेज है, उसमें अगर अपन एक स्टेप में एनर्जी निकालनी है तो इसको सीधा क्या करेंगे? अपन आग लगा देंगे। या आग लगाएंगे तो क्या निकलेगा? एक स्टेप में सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कुछ हीट बाहर निकल जाएगी। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस है। अब देखो
अब मैं बोलता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसा होता है कि यहां पे सेल में आग लगती है, आग लगने से एनर्जी मतलब निकल के यहां से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एनर्जी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन में चला जाएगा। फर्मेंटेशन कहां होता है? फर्मेंटेशन दो जगह होता है। फर्मेंटेशन दो जगह कहां पे होता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक होता है अपनी मसल सेल में, एक कहां पे होता है? मसल सेल में। अपनी ह्यूमन मसल सेल में क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। कब होता है? जब अपन हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तब अपनी मसल सेल में क्या होता है? फर्मेंटेशन चलता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से मसल सेल में क्या बनता होगा यार? ये पायरुविक एसिड है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ये पायरुविक एसिड में 3 कार्बन मिलेंगे आपको। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आगे किस तरीके जाता है? मसल सेल में क्या होता है? मसल सेल में बनता है यार लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। जैसे ही आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना चालू होगा वैसे ही आपको थकान लगने लग जाएगी, आपकी बॉडी में मसल में थोड़ा हल्का क्रैम्प आने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लग गया। लैक्टिक एसिड में भी कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं तो साथ में लैक्टिक एसिड बन रहा है और साथ में कुछ एनर्जी भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा अपनी बॉडी में नहीं, दूसरा होता है यीस्ट सेल में। यीस्ट सेल क्या है? फंजाई। फंजाई में क्या होता है? जब फंजाई सेल में अपन बात करते हैं तो फंजाई के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन तो चल ही रही है कि यहां से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तभी तो बोल रहे फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट सेल क्या करती है? यीस्ट सेल क्या करती है? इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को एक तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम है एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल। एक कार्बन बच गया तो साथ में बनता है CO2 और साथ में एनर्जी यहां से मिलती ही है। एनर्जी मिलती जा रही है, एल्कोहल बन रहा है और CO2 बन रहा है साथ में। कौन सी कंडीशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पे हो रहा है। अब देखो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के ये वाला जो यहां से साइटोप्लाज्म है, इसका जो प्लाज्मा है, इसका यहाँ पे नया नाम है, इसका नया नाम है यार मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स इसका नया नाम। अब मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में होती है पहली स्टेप वाली रिएक्शन। पहली रिएक्शन होती है एक, यहां पे होती है लिंक रिएक्शन। क्या होती है? लिंक रिएक्शन चलती है। लिंक रिएक्शन के बाद में ये लिंक करती है किसको? यहां पे एक चलेगा क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। क्रेब्स साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस से लिंक करती है ये रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल के बाद में इस माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। ऐसा कुछ सेल में हो रहा होता है। क्या हुआ सेल में? सेल में साइटोप्लाज्म में क्या आ गया? ग्लूकोज। इसका मतलब नीट में क्वेश्चन कैसे आया था कि ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? कहां पे होती है ग्लाइकोलाइसिस? तो आपको आंसर लगाना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। उसके बाद में वो तुमसे पूछेगा कि लिंक रिएक्शन कहां पे होती है? तो लिंक रिएक्शन होती है किसमें? देखो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिखा हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ, तो आपको यही याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन चलती है। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में, ETS मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन चल रही है। इतनी बातें तुम्हें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में तो आगे वाले बातें देखो यार। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। मैं इस बात को तो हटा रहा हूं यहां से, इस बात को तो मैं यार यहाँ पे हटा देता हूं और हटाने के बाद में मैं ये चीजें बताता हूं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में पहुंच गया, उसके बाद में किस तरीके से वो ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज करता रहता है, उसके बारे में अपन धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। देखो ये वाली बात मैं यहां से हटा रहा हूं, ये वाली बात मैं यहां से हटाऊंगा, तो आगे आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या क्या होता है उसके बाद में। अब सुनो इसके बाद में क्या होगा। इसके बाद में देखो ग्लूकोज आया, कहां पे आ गया? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मल्टी स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप रिएक्शन है। इसमें यहां पे ये किस तरीके से अपने आप को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है और कौन सी स्टेप में किस तरीके से एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरीके से एनर्जी बाहर निकलती है, उन सारी बातों को आप ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करती है सेल और मतलब किस तरीके से करती है। तो मैं आपको यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के सिखाता हूँ। इस तरीके से ग्लूकोज का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे एक रिंग बनाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं? पायरेन रिंग बोलते हैं। कौन सी रिंग बोलते हैं? पायरेन रिंग। तो पायरेन रिंग कुछ इस तरीके से बनती है। अब मैं तुम्हें ग्लूकोज बनाना सिखाता हूँ। देखो इस तरीके से ये जो जितने भी कोने वो कार्बन होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे है CH2OH।
इसका यहाँ पे 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर कार्बन, इस पे OH लगा हुआ, OH के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो H, लगा दिया। इसके इस डायरेक्शन में नीचे H है तो ऊपर H लगा दो, मतलब अल्टरनेट ऐसे लगाना है। H ऐसे लगाया, नीचे OH लगा दो, ऊपर H है तो नीचे OH, इधर OH है तो इधर ऊपर OH लगाओ, नीचे क्या लगा दो, H लगा दो। ऐसे यहाँ पे नीचे H है तो ऊपर H लगा दो, इधर H है तो नीचे क्या आएगा, OH, इधर अगर H है तो यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ और ऊपर क्या लगा देता हूँ, OH। ये जो ग्लूकोज बन के तैयार हुआ है ना, इस ग्लूकोज का नाम है कौन सा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज नाम है इसका। इसका क्या नाम है, बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब मैं बोलता हूं कि बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा, इस 1 नंबर पोजीशन पे इसकी ऐसे, मतलब इसको पलट दो, OH को नीचे लाओ और H को ऊपर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, बीटा डी की जगह क्या बन जाएगा, अल्फा डी बन जाएगा। कैसे बनेगा, बाकी सेम सीक्वेंस ऐसे लगानी है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में ये वाली सीक्वेंस अगर बन रही है तो बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। इस 1 नंबर पोजीशन में अपन इसको पलट देंगे, मतलब OH को नीचे ले आएंगे, H को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, सबसे पहले ग्लूकोज ही है अपने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक एंजाइम आया पहली स्टेप में जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। देखो एक सिंपल सी बात है, इस पूरी मल्टी स्टेप रिएक्शन में कहीं पे भी आपको अगर काइनेज वर्ड सुनने को मिले, कौन सा वर्ड, काइनेज, काइनेज वर्ड सुनने को मिले तो मतलब वहां पे एटीपी का कोई काम आएगा। या तो एटीपी बाहर निकल रही होगी या तो एटीपी यहाँ पे यूज हो रही होगी। देखो यार, ये एक तरीके से एक कोई, जैसे अपन ने किसी, मतलब कोई भी काम स्टार्ट करना है, तो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए जैसे अपन को एक बेटे सोप लगानी है, सोप लगाने के लिए सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालनी है तो इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मांगता है शुरू में, तो इस पे पहले अपन एनर्जी खर्च करेंगे। मैंने क्या बोला, काइनेज वर्ड जहां पे आए वहां पे आप एनर्जी का कहीं ना कहीं एटीपी का नाम आएगा, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा कि कैसे कैसे एटीपी का नाम आता है। हेक्सोकाइनेज, इसका नाम हेक्सोकाइनेज क्यों है, इस ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन होता है हेक्स, हेक्स वाला कौन होता है, 6 कार्बन वाला काइनेज। हेक्सोज शुगर को अगर अपन एटीपी खिला रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड आएगा हेक्सोकाइनेज। अब देखो कैसे, हेक्सोकाइनेज में क्या होगा, एटीपी खाएगा तो एटीपी का यूज करके ये क्या बनाएगा, एडीपी प्लस एक फास्फोरस रिलीज करेगा, तो मतलब यहां से एनर्जी का क्या हो गया है, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पहली स्टेप में क्या है, पहली स्टेप में अपन ने एनर्जी का क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए पहली स्टेप क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फेज हो जाएगी। पहली स्टेप में एटीपी का यूज किया, तो एटीपी का यूज करने के बाद में क्या हो गया, देखो ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर कार्बन पे यहाँ पे आ गया है यार, इस 6 नंबर कार्बन से चिपक गया है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप चिपकते ही ये जो शुगर थी, ये जो ग्लूकोज था, देखो किसी भी मॉलिक्यूल को अगर अपन को अनस्टेबल करना है तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी डाल दो। यहाँ पे अपन ने क्या डाली है, एनर्जी डाली है, एनर्जी डालते ही थोड़ा अनस्टेबल हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप आते ही ये एक्टिव हो गया। कोई भी सिस्टम अगर उसको अनस्टेबल करना है तो उसमें एनर्जी डाल दो, एनर्जी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल कर दिया, पहली स्टेप में अपन ने इस ग्लूकोज को क्या किया, अनस्टेबल किया है। अगर किसी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है तो वो आपको हमेशा एक्टिव दिखेगी, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं दिखेगी। पहले अपन ने क्या कर दिया, अनस्टेबल कर दिया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, जब इसको अनस्टेबल किया तो क्या बन गया यार, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो 6 नंबर पे क्या आ गया, फॉस्फेट आएगा, तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, उसके बाद में इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कैसे, कि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी फैली हुई है, फैली हुई स्ट्रक्चर इस फॉस्फेट को हो सकता है आराम से मैनेज कर ले, लेकिन नहीं, हम तो इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। तो इस ग्लूकोज को मैं कन्वर्ट कर देता हूं फ्रक्टोज में। कैसे कन्वर्ट करूंगा, आपने एक आइसोमर का नाम सुना होगा। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर वो चीज होती है जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे सिंपल से समझ लेते हैं कि आइसोमर क्या होता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है फोस्फोहेक्सोज। ये तो फॉस्फेट के साथ में जो हेक्सोज शुगर है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फोस्फोहेक्सोज। और आइसोमरेज क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजमेंट है। कैसा स्ट्रक्चर में चेंजमेंट, मैं यहाँ पे फ्रक्टोज बना रहा हूं। फ्रक्टोज में होती है यार क्यूरान रिंग होती है, ऐसी रिंग। वहां पे कौन सी रिंग थी, पायरीन रिंग। ऐसी मैं यहाँ पे रिंग बना रहा हूं। इस पे देखो, इस कार्बन पे वहां पे चिपका हुआ था एक
फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप चिपक गया तो ये अनस्टेबल हुआ था। इसके बाद में अगर मैं H लगा दूं यहाँ पे, H लगा दूं यहाँ पे, OH लगा दूं यहाँ पे, OH लगा दूं यहाँ पे, H लगा दूं यहाँ पे, H लगा दूं और यहाँ पे OH लगा दूं, इस तरीके से मैंने क्या क्या किया है, एक नंबर कार्बन को यहां से बाहर निकाल दिया, एक नंबर कार्बन को मैंने यहां से बाहर निकाल के ऐसे कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पोजीशन में मैंने क्या चिपका दिया है, एक फॉस्फेट चिपका दिया है। तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला, फ्रक्टोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की देखो अलग अलग है। अब मैंने इसको थोड़ा कंप्रेस किया तो देखो हाई, कम जगह में अगर ज्यादा चीजें अपन ने रखी है तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। ये अनस्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। अब अनस्टेबल और करते हैं, और इसको तो ब्रेक मतलब इसको तोड़-फोड़ कर देनी है, तो इसको अनस्टेबल किया, और अनस्टेबल करने के लिए एक एटीपी और डाल दो। एक एटीपी और डालेंगे तो क्या होगा, ये यहां पे देखो फिर से एक वर्ड आया काइनेज। यहां पे फिर से अपन एक एंजाइम यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, काइनेज। काइनेज का मतलब अभी तो बताया था मैंने, काइनेज जहां पे आए वहां पे एटीपी का या तो इन्वेस्टमेंट होगा या तो एटीपी रिलीज होने वाली है। तो यहां पे फिर से अपन एक एटीपी, यहां पे एक एटीपी का यूज करने वाले हैं। एटीपी का यूज करके क्या बनाएंगे, एडीपी बनाएंगे, फॉस्फोरस बनाएंगे। क्या बन गया यार, अब की बार बन गया फ्रक्टोज 6 बाइफॉस्फेट। 6 नंबर पे तो पहले ही फॉस्फेट प्रेजेंट था, अब की बार 1 नंबर पोजीशन वाले कार्बन पे भी क्या आ गया है, यहां पे भी यार एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया है। इसमें ये आते ही ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। पहले ग्रुप एक साइड में था, अब की बार दोनों साइड में आ गया है, एनर्जी और डाल दी है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। अब देखो जैसे ही अपन ने एटीपी डाली है, और यहां पे ये बात देखते जाना आप कि जहां पे अपन एनर्जी का यूज कर रहे हैं वहां पे देखो ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं है। एक बार एटीपी अपन ने खर्च कर दी ना तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। इसमें देखो आइसोमर आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, और इसलिए यहां पे मैंने डबल एरो ऐसे लगा दिया कि ये रिएक्शन उल्टी भी जा सकती है। मतलब ये कौन सी स्टेप है, ये रिवर्सिबल स्टेप। इसके बाद में देखो फिर से मैंने काइनेज का यूज किया एटीपी का फिर से, तो यहां पे मैंने लिखा देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, काइनेज एटीपी, एटीपी आई, क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। पहली नंबर पोजीशन में, 6 नंबर पोजीशन में, दोनों जगह क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट आते ही ये क्या बन गया, ये बन गया। अब बोलेगा अब मुझे टूटना है यार, अब टूटना है। तो ये जो शुगर होती है, ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये दोनों शुगर कैसी है, एल्डोज शुगर है। तो एल्डोज शुगर है तो एल्डोलेज में यहाँ पे एंजाइम लेके आया हूं। ये कैसे शुगर है बेटा, एल्डोज। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है, ऐसा होता है ना एल्डिहाइड ग्रुप, COH, ऐसा ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें और इसमें दोनों में कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, इसे अपन एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ये एल्डिहाइड शुगर है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एंजाइम लेके आ रहा हूं जिसका नाम क्या है, एल्डोलेज। एल्डोलेज मैंने जैसे ही यूज किया तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। 2 पार्ट में देखो यहां तक कार्बन, यहां पे भी कार्बन 6 है, यहां पे भी कार्बन 6 है बेटा, यहां पे भी कार्बन कितने हैं, 6 है, और यहां पे भी कार्बन 6 है। लेकिन जैसे ही ये एल्डोलेज मैंने डाला तो यहां पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं। इसका मतलब ग्लूकोज जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल अभी लाइन में लगे हुए थे अब वो दूर दूर हो गए हैं। तो उससे क्या बना है, उससे एक तो बना है यार, मैं ऐसे लिखता हूं, डी हप, दीदी बोलती है हप, क्या बोलती है दीदी, हप बोलती है। एक तो बनता है डाई हप, एक बनता है पागल, एक बनता क्या है, पागल बनता है, एक PGAL बनता है, पागल बनता है। तो देखो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। एक तो क्या बनता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब यहां पे कौन सा ग्रुप आ गया यार, यहां पे आ गया है बेटा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप कुछ ऐसा दिखेगा। कीटोन ग्रुप बॉडी पसंद नहीं करती है, इसका मतलब सेल में कीटोन ग्रुप आगे जाएगा ही नहीं, तो कीटोन ग्रुप बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इधर क्या बन रहा है, इधर ये एल्डिहाइड ग्रुप ही है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म ऐसे लिखेंगे अपन, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 3 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट चिपका हुआ है। क्या इसमें भी फॉस्फेट है, इसमें भी फॉस्फेट है, इसमें दोनों में एक एक फॉस्फेट 3-3 कार्बन के साथ में चला गया। अब ये जो पागल है, ये दीदी ने बोला कि, इसने दीदी ने बोला कि, दीदी ने बोला हप, तो ये पागल यहां से आगे निकल गया। दीदी ने हप बोलते ये पागल आगे निकल गया। ये जैसे ही आगे जा रहा है तो दीदी पीछे से बोल रही है भाई मेरे को भी लेके चल,
इसकी दीदी क्या बोल रही, भाई मेरे को भी लेके चल, तो ये बोल रहा नहीं नहीं, मेरे साथ में अगर चलना है तो मेरा जैसा बनना पड़ेगा। दीदी को बोल रहा है ये कि मेरे साथ में चलना तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो ये बोली फिर मैं तेरे जैसा कैसे बन सकती हूं? इसने बोला कि मैं तेरे को मेरे जैसा बनाने के लिए एक एंजाइम देता हूं, और उस एंजाइम का नाम फिर से क्या आया है यार? इस एंजाइम का नाम फिर से यहां पे आया है आइसोमरेज। ये इसका आइसोमर बना दिया, तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। क्या इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये इसके जैसा बन सकता है, ये इसके जैसा बन सकता है। इस स्टेप में देखो आइसोमरेज एंजाइम आया, तो ये आइसोमर क्या है? वही बात, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम ही आएगा। देखना अब पागल जा रहा है आगे। पागल जैसे ही आगे जाएगा तो देखो क्या था, 3 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था। अब की बार क्या हुआ है, आगे जैसे ही ये जाएगा तो ये यहां पे एक एंजाइम आ रहा है डीहाइड्रोजिनेज। देखो यार डीहाइड्रोजिनेज, डी का मतलब होना है एग्जिट, डी का मतलब क्या होना है? एग्जिट। हाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन का एग्जिट करवा रहा है। देखो यहां पे जैसे ही यहां पे यार ये कंडीशन बनी है तो यहां पे डीहाइड्रोजन, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। इसमें जैसे ही यहां से यार इस स्टेप में से, मतलब मैं बोलता हूं यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकलते ही ये हाइड्रोजन इससे चिपकता है, और ये हाइड्रोजन इससे जैसे ही चिपकता है तो ये क्या बन जाता है? NAD+ से क्या बन जाता है? NADH+H। ये हाइड्रोजन इसके साथ में पार्टी, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम डाल दिया मैंने? डीहाइड्रोजन। इसके साथ में ये क्या करता है, इस मीडियम में से, यहाँ पे ये जो मीडियम चल रहा है सेल, इस मीडियम में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेता है। देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैसे लेता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये यहां से इस मीडियम में से ले लेता है। अब की बार ये बोल रहा है कि अब की बार अपन यार एनर्जी का वेस्टेज नहीं करेंगे, इतना खर्चा कर दिया है, अब ज्यादा खर्चा हम नहीं कर पाएंगे, चाहे दुकान कैसी भी चले, अब ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये मीडियम में से, जैसे अपन ने कहीं पे दुकान लगाई, शुरुआत में खर्चा कर दिया, तो फिर कोई चीज चाहिए होगी तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस मीडियम में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले रहा है, मतलब एनर्जी वाला कोई मॉलिक्यूल ले रहा है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेते ही ये देखो पहले क्या था, ये 3 फॉस्फेट, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये क्या बन गया? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब की बार 1 नंबर पोजीशन 3 नंबर पोजीशन पे क्या आ गया? दोनों जगह क्या आ गया? फॉस्फो ग्रुप आ गया, फॉस्फेट आ गया। पहले एक ही फॉस्फेट था, अब 2 फॉस्फेट हो गए। 2 पे फॉस्फेट होते ही और ज्यादा अनस्टेबल, तो आगे भागेगा, पागल आगे जा रहा है। आगे फिर से देखो क्या हो रहा है। अब यार इसके पास में छोटे से मॉलिक्यूल के पास में फॉस्फेट ज्यादा है, छोटे से मॉलिक्यूल के पास में फॉस्फेट ज्यादा है, तो फॉस्फेट को ये बाहर रिलीज करेगा। बाहर रिलीज करते ही मीडियम में क्या होता है? मीडियम में होता है एडीपी, और एडीपी यहां से इस इनऑर्गेनिक ये यहां से जो फॉस्फेट ये रिलीज करेगा, ये एडीपी पकड़ लेगा, और एडीपी पकड़ते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। इसका मतलब पहले स्टेप में क्या बन गया? एटीपी बन गया। यहां पे फिर से देखो क्या आया, काइनेज एंजाइम फिर से आया। काइनेज का मतलब एटीपी बाहर निकल रही है, इधर काइनेज का बोले थे तो यहाँ पे एटीपी अपन इन्वेस्ट कर रहे थे। तो यहां से लेके यहां तक का फेज क्या है? इन्वेस्टमेंट फेज है। यहाँ पे अपन ने इन्वेस्ट किया है एनर्जी, लेकिन यहाँ इसके बाद में देखो अपन को एटीपी मिलना चालू हुआ है। ये सबस्ट्रेट लेवल पे अपन को एटीपी, सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी कैसे होता है? सबस्ट्रेट लेवल मतलब रिएक्शन चलती जा रही है, रिएक्शन के बीच में स्टेप में अगर अपन को एनर्जी मिल गई है, एटीपी मिल गई है, उसे अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इस एडीपी का क्या हुआ यार? फॉस्फोरस ऐड हुआ है, इसे अपन बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन स्टेप। तो अगर सबस्ट्रेट लेवल पे ये काम हो रहा है और वहां पे एटीपी बन रहा है, इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन हुआ, काइनेज एंजाइम आया, फॉस्फेट बाहर निकलते क्या बन गया वापस? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब मैं बोलता हूं 3 फॉस्फोग्लिसरेट को आपस में चेंज करना है। जैसे अपने सेल के केस में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गई या फिर कोई भी ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे एक एंजाइम लेके आते हैं अपन म्यूटेज। म्यूटेज की यहाँ पे हेल्प करता है मैग्नीशियम आयन। कौन हेल्प करता है? मैग्नीशियम आयन। देखो मैग्नीशियम आयन यहाँ पे भी हेल्प करता है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे भी काम में आएगा। जहां पे एटीपी यूज हो रही है और जहां पे एटीपी बन रही है, सब जगह क्या आएगा? मैग्नीशियम आयन आएगा। मैग्नीशियम आयन इनमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम जब इसको देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है, तब यहाँ पे मैग्नीशियम का रोल आएगा। और ये दोनों स्टेप देखो इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है,
ये स्टेप इरिवर्सिबल है, ये पीछे नहीं जाएगी, लेकिन ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो जहां पे एनर्जी खर्च हो रही है वहां पे देखो दोनों स्टेप कैसी है, इरिवर्सिबल है। जहां पे एनर्जी बन रही है वहां पे तो रिवर्सिबल स्टेप है। उसके बाद में यहाँ पे 2-फॉस्फेट, इसके बाद में एक एंजाइम आएगा इनोलेज। इनोलेज जब एंजाइम इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट पे काम करता है तो यार यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं। और ये स्टेप कौन सी है यार, स्टेप की अपन बात करेंगे। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, मैंने क्या बोला था 10 स्टेप रिएक्शन है, थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये कौन सी है फिफ्थ स्टेप, इसे बोलते हैं अपन सिक्स्थ स्टेप, ये सेवंथ स्टेप है, ये 8th स्टेप है, इसे बोलेंगे 9th स्टेप, और ये 10 स्टेप रिएक्शन। 10 स्टेप रिएक्शन इसी तरीके से चलती है। तो 9 स्टेप रिएक्शन में क्या निकलता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, इनोल बन गया। इनोल कैसे बना, इनोल बना, ये पहले एल्कोहल था और अब ये क्या बन गया है, अब ये बन गया है कीटोन ग्रुप बन गया है। कीटोन ग्रुप बनते ही ये क्या बन गया, इनोल ग्रुप बन गया। इनोल है ना, इनोल ग्रुप बन गया। इनोल ग्रुप के बाद में, इसके बाद में ये यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसको फिर से रिलीज करना चाहता है, तो मीडियम में फिर से एक एंजाइम आया जिसे अपन बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज आते ही फिर से देखो ये मीडियम में से फॉस्फोरस लेगा, ये यहां से फॉस्फोरस यहां से रिलीज करेगा, रिलीज करते ही एडीपी फॉस्फोरस के साथ में ऐड होते क्या बन गया, एटीपी बन गया। और एटीपी बनते ही क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये वाला ग्रुप हट जाएगा और क्या बन जाएगा, पाइरुवेट ग्रुप बन जाएगा। और पाइरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाना, पहली स्टेप, थर्ड स्टेप, ये जो स्टेप है, और एक ये 7th स्टेप, ये तीनों स्टेप बेटा जी यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और ये 10th स्टेप, ये इरिवर्सिबल है, इसमें रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन वापस नहीं जाएगी, एक बार हो गई वापस नहीं जाएगी। एक 9th स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है कि यार यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का, यहाँ पे इसके बाद में 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसका मतलब अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो यार 2 हो गए ना, एक जैसे 2 हो गए, एक जैसे 2 हो गए, तो ये जो NaDH2 बना है, NaDH2 बना है यार, ये डबल बनेगा, ये भी डबल बनेगा, ये एटीपी भी यार डबल बनेगी, ये एडीपी यहां से 2 आएंगे तो एटीपी डबल बनेगी, और ये एटीपी भी यार यहां से क्या बनेगी, डबल बनेगी। इसका मतलब सबस्ट्रेट लेवल पे कितने एटीपी मिल रहे हैं, 2 यहां से मिल रहे हैं, 2 यहां से मिल रहे हैं, 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे मिल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है, एक एटीपी यहां पे खर्च हो रहा है, एक एटीपी यहां पे खर्च हो रहा है। तो टोटल गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस कितना है, 2 एटीपी, क्योंकि 2 अपन ने खर्च कर दिए हैं, 4 यहां से मिलते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जो NaDH2 ग्रुप है, ये जो NaDH++H है, ये ग्रुप आगे जब ETS साइकिल में जाएगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, तब ये एक NaDH2 मॉलिक्यूल अपन को देने वाला है 3 एटीपी। कितने एटीपी, 3 एटीपी देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। तो एक देगा 3, तो 2 कितने देंगे, 6 एटीपी देने वाले अपन को ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। वो अपन ETS साइकिल में पढ़ेंगे, मतलब ETS चेन में अपन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे अपन को एटीपी मिलता है, वो अपन वापस समझ में आ जाएगा। क्या ये ग्लाइकोलाइसिस स्टेप आपको समझ में आई? देखो किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो उसमें एनर्जी डाल दो, उसको अनस्टेबल कर दो, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, नीट के बेसिस पे मैं तुमको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्टेप इरिवर्सिबल है, मतलब वो रिवर्स नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और 10th स्टेप ये इरिवर्सिबल है, ये कभी रिवर्स नहीं होती। एक याद रखना है कि कौन सी स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इरिवर्सिबल स्टेप कौन सी है, इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल स्टेप है 1, 3, 10। वाटर मॉलिक्यूल कहां पे रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है कि 9th स्टेप में रिलीज होता है। इसमें सबस्ट्रेट लेवल पे कितने एटीपी गेन होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल पे कितने एटीपी, टोटल एटीपी कितने एटीपी गेन होते हैं, तो आपको यहां पे सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी मिलते हैं कितने बेटा, सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी मिलते हैं SLP, तो यहां पे मिलता है 4 एटीपी। अगर आपको वो ये पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन एटीपी कितना है, नेट गेन सबस्ट्रेट लेवल पे गेन एटीपी और नेट गेन एटीपी, तो मैं यहां पे लिखता हूं यार नेट गेन एटीपी है, नेट गेन एटीपी यहां पे आएगा आपको 2 एटीपी। क्यों,
क्योंकि यार अपन ने 2 एटीपी पहले खर्च कर दिए, इसलिए नेट गेन एटीपी कितना 2। अगर अपन ईटीएस में जाके बात करें तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से 6 एटीपी ये देगा, 2 एटीपी यहां पे मिल गया। तो अगर सभी एटीपी की बात करें जो ईटीएस साइकिल में मतलब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, तो नेट गेन एटीपी आएगा 8 एटीपी। 2 तो ये, 6 यहां से 8 हो जाएगा। सबस्ट्रेट लेवल पे पूछ रहा है तो सबस्ट्रेट लेवल पे 4 एटीपी आपको गेन होगी। सबस्ट्रेट लेवल पे नेट गेन एटीपी तो 2 आएगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर पायरुविक एसिड जा रहा है तो नेट गेन एटीपी आएगा 8 एटीपी। कितना? 8 एटीपी। ये बातें आपने ध्यान सुनी, इतनी बातें आपको याद रखनी है। सारी ग्लाइकोलाइसिस स्टेप याद नहीं रखने की जरूरत है, ये जो मैंने बताया ये याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस में। ये ग्लाइकोलाइसिस था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार आपको रिवाइज करके फिर से देखना है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि यार किसी भी लेक्चर को आप ध्यान से देखोगे ना तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी कि जो नाम लिखा हुआ है ना वही वो है, वो नाम खुद ही बता रहा है कि मैं क्या हूं। इसलिए आप सारी चीजें ध्यान से सुनते जा करो और वर्ड को ऐसे समझने की कोशिश किया करो कि यार ये वर्ड बोल क्या रहा है। पहले वर्ड की सुन लिया करो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं, पहले वर्ड ही बोल लो। ये बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का लाइसिस ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसे सुनते जाओगे तो ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगता हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करो और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपके समझ में आए। ओके, थैंक यू।